वेलकम बैक टू बिगन प्रशस्ति। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को चला रहे हो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कशन करेंगे जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो पहले प्यारा सा हेडिंग कर लो और पेन और पेपर भाई लेके बैठा करो। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखो, तब जाके आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल जाएंगे। देखो, ये ऑफलाइन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जैसे आप लोगों को ऑफलाइन जैसा फील आए, जैसे एकदम नॉर्मल बात करेंगे भाई, जैसे आप लोग मेरे सामने हो और हम आपको टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो माइंड में कि सर जो है हम लोग के सामने है और हम लोग बैठे हुए सर के आगे में और पूरा फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्या है कि आज इस पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ढेर सारे कॉन्सेप्ट बता दे और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलो, तो क्या होता है, पहले आप लोगों को बताएंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या कैसे चेंज होता है। बस वो चीज आगे वाला जो वीडियो नहीं देखे आप लोग, उसको देख के आओ, तो वहां पर एंड हुआ था। तो क्या है, देखो, ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत धीरे धीरे चलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना, ये जो जिन बच्चों को केमिस्ट्री से फोबिया है, जिसको केमिस्ट्री में अच्छा नहीं लगता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो कैसे अच्छा लगेंगे, इसीलिए पूरा बेसिक रूट से उठेंगे और पूरा आसमान छू जाएंगे। ठीक है, तो ये है, आपको समझ जाना चाहिए कि सर का टारगेट क्या है। तो बेसिकली जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, दो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, यहां पर हम लोग लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की जो है वो वेरी करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी में रखेंगे। जैसे मान के चलो, ये जो ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है बहुत है, जैसे कि इसके अंदर जो सोल्यूशन उसको रख पाए, जो वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कि इसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए और एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को देखे कि कितने आयंस में फर्निश हो रहा है। तो जितने आयंस बनेंगे वो सारे आयंस जितना भी कंडक्टिविटी दिखाएंगे वो सब मिला के जो भी आएगा उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब इसको अगर आप पानी डालोगे तो डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा, पानी इतना डालो कि इतना डाइल्यूशन हो गया कि सारे आयंस जो है वहां पर वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे आप लोगों की बात बता रहे हैं, लेट्स सपोज इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा सोल्यूशन है एंड जैसे यहां तक है सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सोल्यूशन बहुत पास पास नजदीक है भाई, तो बात करेंगे कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे तुम्हारा मोबिलिटी कैसा है, तुम कितना फास्ट मूव कर पा रहे हो, क्या सोल्यूशन में एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हम लोग जब मेटल में कनेक्ट रहते हैं तो कैसे रहते हैं और सोल्यूशन में जब है तो हम लोग क्या मोर फ्री है। तो ये बातें चलते रहते हैं उसके बीच में भाई, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त है एक दूसरे का, लेकिन अगर काम का चीज हो तो वहां पर फोकस होना इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है कि वो लोग आयंस जो है पास पास रहेंगे तो बात करेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो उसमें मोबिलिटी के ऊपर असर पड़ेंगे और मोबिलिटी जो होना चाहिए वो नहीं होंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली उसमें पानी डाल डाल के डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन करेंगे, जैसे मान के चलो आपको यहां पर इसमें डाइल्यूशन यहां तक कम है, सोल्यूशन की मात्रा, ये जो वॉल्यूम है कम है, तो यहां पर आयंस बहुत क्लोज रहेंगे। अब उसी चीज को अगर एक बड़ा सा वेसल में लेके आप रख दो तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे भाई, दूर दूर चले जाएंगे तो उसके बीच में बॉन्डिंग भी कम हो जाएगा, उसमें इंटरेक्शन भी घट जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है मोबिलिटी बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी आपको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, उसको हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं। इसका मतलब पहले तो आप लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट बता देते, जैसे जो फार्निश नहीं करते, ज्यादा फार्निश नहीं करते, जितना सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिडिक एसिड। आप एसिडिक एसिड लोगे, हाँ, तो उसमें क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स कुछ ही, मतलब वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स विल डिसोशिएट इनटू द सॉल्यूशन और आयंस आपको देंगे। तो ये बात है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसको आप पानी में डालोगे तो पूरा पूरी जो है फर्निश कर जाएगा सॉल्यूशन में जाते ही। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? पूरा पूरी जो है वो सॉल्यूशन में जाके फर्निश कर देता है। तो ये बात होता है, इसको आप लोगों को समझना है अच्छे से। जैसे सोडियम क्लोराइड आप बता सकते हो, आप KCl बता सकते हो, आप NaCl बता सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं कि जो डाइल्यूशन करते तो आयंस की दूरी बढ़ जाता है। ये बात समझ लो कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, ऑन डाइल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस
और यही चीज क्या करते हैं, इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं, दैट वीकेंस द weakening their interaction जो क्या कर रहे हैं, उन लोगों का इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, इसलिए दे आर मोर फ्री, ठीक है, जो ज्यादा फ्री हो रहा है वो लोग। अब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में आपका हम लोग लैम्डा एम बोलते हैं, ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन घटा दे एकदम, मतलब कंसंट्रेशन को जीरो कर दो, ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए ना तो उसका मतलब आप पूरा जितना पानी था मैं ढाल दूं वहां पर भाई, और सोल्यूशन बढ़ा दो, सोल्यूशन इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि आयंस बहुत दूर दूर चले जाएंगे भाई, ठीक है, यही दिक्कत, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। तो C टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा आपको वो ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग बस पहले आप लोगों को ये बताएंगे कि ये लैम्डा एम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, कैसे वेरी करते हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग उस चीज को समझने वाले हैं, ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से वो चीज हम लोग समझने वाले हैं, समझ में आ रहा है, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग वो चीज समझने वाले हैं अभी। तो देखो एक ग्राफ आप लोग क्या करना है, आप लोग को एक ग्राफ जो है पहले ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, ये जो है आपका थोड़ा लाइट क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश में हम लगे हैं, इसलिए लेट हो रहा है, देखना जा रहे बार बार कि हो रहा है ना सही, ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ी में पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको मोलर कंडक्टिविटी लेना होगा लैम्डा एम, और यहां पर बच्चों लेना होगा कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन का रूट अंडर में लेना होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या तो आप C के पावर में हाफ लिखो या तो आप रूट अंडर C लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दो चीज लिखेंगे यहां पर कि कंसंट्रेशन इस तरफ जाओगे आप तो बढ़ेगा भाई, इधर जाओगे 0.01 0.02 ऐसे करके बढ़ जाएंगे भाई, धीरे धीरे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है, और एकदम इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे इधर जा रहा है। अब देखो भाई CH3COOH को आए और इसका ग्राफ हम लोग ऐसे देखे ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3COOH के लिए, जो कि बेचारा है, क्या है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, गरीब इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये है आपका CH3COOH, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग आएगा भाई, स्ट्रॉन्ग KCl को ले लो। अब KCl देखो, KCl ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप उसका वैल्यू मिलेंगे, तो डॉट को अगर कनेक्ट करोगे तो ऐसे ही डाउनवर्ड स्लोप में आपको एक चीज मिलेंगे, ठीक है। तो C अगर बढ़ रहा है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे कि आयंस बहुत क्लोज आ जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे, भाई ठीक है कैसे हो, क्या कहां कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो ये सारे के लिए क्या होता है, धीरे धीरे उन लोगों का जो मोबिलिटी बढ़ जाता है, आई मीन घट जाता है, सॉरी। तो ये होता है आपका KCl के लिए। अब देखो, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत ही प्यार तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ से हम लोग ग्राफ को यूज करके मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज नहीं कर सकते, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा आपको इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ को अगर एक्सप्लेन करें, वहां पर एक इक्वेशन आता है जिसको हम लोग इससे जानते हैं, ए लैम्डा MC बराबर, देखो बच्चों क्या है कि लैम्डा MC ज्यादा है या लैम्डा M नॉट ज्यादा है, भाई समझ लो अच्छे से कि लैम्डा M नॉट सर डाइल्यूशन आप इनफाइनाइट कर दिए तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये क्या बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। कब बराबर होगा, जब C को हम टेंस टू 0 कर देंगे तब बराबर होगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, हम लैम्डा C वर्सेस लैम्डा M को बात कर रहे हैं, तो इसको कुछ घटाओ तब जाके बराबर होंगे। जैसे 5 बराबर 7 नहीं हो सकता, जब आप 7 से -2 करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें यहां पर घटा दो भाई, एक कांस्टेंट आएगा, फिर करना होगा आपको क्या, ए रूट अंडर C, ठीक है। तो ये बच्चों होता है डीवाई हुकेल ओनसागर इक्वेशन, इसको बोलते हैं डीवाई हुकेल ओनसागर इक्वेशन।
तो इस इक्वेशंस को अगर हम ऐसे देखें कि y समान माइनस एम एक्स प्लस सी, तो आप स्लोप से बच्चों, स्लोप से क्या कर सकते हो, आप यहां पर आप स्लोप जो है यहां पर माइनस ए रूट सी, ठीक है, तो ये ए स्लोप से ए कैलकुलेट कर सकते हो, एंड जो इंटरसेप्ट है वहां से आप लेमडा एम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? ये इंटरसेप्ट होता है कि नहीं बताओ? ये चीज होता है, ये होता है स्लोप dy dx, और ये होता है यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका इंटरसेप्ट है, यानी कि यहां पर इंटरसेप्ट की बात करें तो लेमडा एम नॉट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है लेमडा एम नॉट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट से हम ये इस चीज को बता सकते हैं, लेमडा एम नॉट, राइट। तो ये हो जाता है आपका dy dx वाला कहानी, ये मोलर रूट अंडर सी है, ठीक है। चलो समझ में आया ये चीज, डिबायोकेलोन्स अगर क्यों यूज करते हैं हम लोग। ओके, अब देखो यहां पर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर काम करें, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, एक बार देख लेने तो। ओके, आज ही इसको दोस्तों फिक्स करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, फिर बार बार बोर्ड को छोड़ के कैमरा देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। देखो तो क्या है, अगर हम लोग यहां पर इसका बात कर लिया हम लोग डिबायोकेलोन्स सागर का, सॉरी। अब देखो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो वहां पर क्या होने वाला है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो कहानी बनता है उसको और भी गहरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है, हर एक आयंस जो टूट के बन रहा है तो उसका क्या वहां पर कंडक्टेंस रहेगा, ठीक है, उसके लिए क्या कंडक्टेंस रहेगा, वो क्या कंडक्टिविटी दिखाएंगे, वो एक कोलरास इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहां से समझ सकते हैं, कोलरास इक्वेशन से। तो बच्चों कोलरास इक्वेशन क्या है, देखो कोलरास स्पेलिंग देख लेना भाई। कोलरास इक्वेशन क्या होता है, सुनो, एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है। एक इलेक्ट्रोलाइट है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट लेट्स सपोज, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स टूट के ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट टूट के ऐसे लेमडा एम नॉट ये कैटायंस के लिए बनाए, इतने सारे क्या हुआ कैटायंस के लिए इतना नंबर बनाए, फिर ये एनायंस के लिए बनाए। इसका मतलब नहीं समझे आप लोग। देखो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक है, अब उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने से क्या होगा, वो ऐसे टूटेंगे। लेट्स सपोज ये जो है ना, ये नंबर ऑफ आयंस है, ये जो जितना भी नंबर्स ऑफ कैटायंस है, ये नंबर ऑफ कैटायन, ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस, और ये जो है नंबर ऑफ एनायंस है, ये क्या है, नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। और ये जो है ये इन लोगों का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी, और ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। एक बात आप लोगों को बोले, ठीक है, एक बात बोल रहे हैं, सुनो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, ये सच है। इसके लिए आपको बहुत मतलब जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे उसका बोर्ड तो बहुत अच्छे से निकल जाए, फिर जेई मेंस नीट में भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तो मेरे साथ चलो भाई। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन ये हो गया, हर एक चीज बताएंगे, जैसे आप ये रिलेट कर सकते हो कि हाँ एक पूरा एकदम मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ रहे, कोई नहीं कि एकदम बहुत हाई फाई लेवल में बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग, वो नहीं है, एकदम आप लोगों के लेवल में रह के बता रहे हैं, जो कि अच्छा एक अच्छा ओवरलैपिंग होगा तो बहुत बढ़िया आप लोग सीखोगे, ठीक है। चलो तो ये होता है, तो ये होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये नंबर ऑफ एनायन है, ये सारे टूट गए ऐसे, ठीक है। अब देखो ये होता है कोलरास इक्वेशन। अब इन लोगों का वैल्यू अगर पता है तो ऐड करने से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, सुनो, आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड CH3COOH, बहुत अच्छे से समझना है। अब एसिटिक एसिड को अगर फर्निश करना है तो एसिटिक एसिड ऐसे फर्निश होंगे जैसे कैटायंस बने, एक ही कैटायंस बनेगा, यहाँ पर एक ही कैटायंस बनेगा जो कि H+ है, और एक एसिडेट आयंस बनेगा, ठीक है, ऐसे बना, एक एक करके बना। अब देखो यहाँ पर इसको लेके क्या करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग को ग्राफ से मिल जाएगा, और आपको जो सवाल देंगे वो सवाल में भी इसका वैल्यू गिवन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एसिडेट आयन जो है उसके लिए जो कंडक्टिविटी है उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने। अब सुनो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
कैसे बनेगा भाई, CH3COO माइनस प्लस, यहां पर देखो इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हमको ना प्लस Na करना होगा यहाँ पर, ठीक है, Na कर दो प्लस, तो ये CH3COO Na बनेंगे। आप लोगों को ये चीज ध्यान है, देखो ये वाला लेमडा मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे और ये वाला लेमडा आयंस के लिए लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गया प्लस, ध्यान रखना Na प्लस ऐड किए बाहर से। अब H प्लस जो है बच्चों, H प्लस के साथ यहाँ पर Cl माइनस जो है ऐड करनी होगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में जो ऐड किया उसको बाहर फेंको, I mean, उसको माइनस करना होगा। आप किसी से उधार लिए, आप मान के चलो आपके दोस्त से Na प्लस उधार लिए, आप Cl माइनस उधार लिए, तो उस दोस्त को तो लौटाना होगा भाई, लौटा दो, बस नॉर्मल लौटा दो, यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई दरकार नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, टेंशन मत लो, तो इंटरेस्ट नहीं चाहिए भाई इसको, बस आप पैसा लौटा दो उसका। लेमडा नॉट Na प्लस और ये जो चीज है ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों को लेके हम मॉलिक्यूल, अब ये देखो ये लेमडा बना रहे हैं, तो लेमडा नॉट हो गया CH3COO प्लस ये HCl हो गया, तो HCl भी स्ट्रॉन्ग है तो HCl बना लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस देखो Na प्लस और Cl माइनस मिला के लेमडा नॉट NaCl हो गया। अब देखो अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज प्रोवाइडेड है, चलो कि ये जो है इसका वैल्यू आपका x है, इसका वैल्यू जो है आपका y है और इसका वैल्यू जो z है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे x प्लस y माइनस z, तो ये किसका वैल्यू देगा, ये होगा आपका एसिटिक एसिड का जो है मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे करना है भाई, ठीक है, ऐसे करना है। अब तक सही चल रहा है सब, बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो ये होता है आपका कोहलरास लॉ का एक्सप्रेशन, मतलब कोहलरास लॉ क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहानी हो गया। आप ऐसे यहाँ पर और भी कुछ रहेंगे तो ऐसे टूट के उस वहां पर तोड़ के क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे, फिर मॉलिक्यूल में ले जाना, फिर वैल्यू दिया रहेगा, बता सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग बता रहे, सुनो, यहाँ पर अगर कैटायंस कॉमन हो जाए ना दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका वैल्यू समान होगा। जैसे लेट्स सपोज लेमडा नॉट NaCl, इसका जो यहाँ पर लेमडा नॉट NaCl और लेमडा नॉट आप NaNO3, ठीक है, यहाँ पर देखो Na प्लस दोनों में कॉमन है, तो इसका डिफरेंस जो आएगा ना, अगर हम बात करें लेमडा नॉट कोई भी एक और ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2 या तो CaCl2 कुछ ले लो, CaCl2 ले लो, CaCl2 माइनस कुछ और सॉल्ट ले लो, यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट, तो क्या होगा, देखो कैटायंस कॉमन है, तो कैटायंस कॉमन है ना, तो जस्ट कैटायंस को देखना होगा, कैटायंस कॉमन है तो उसका डिफरेंस सेम आएगा। यहाँ पर अगर डिफरेंस आपका x आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस x ही आएगा, अगर कैटायंस समान है तो। सिमिलरली एनायंस में भी अगर सेम एनायंस है दोनों सॉल्ट में, दो सॉल्ट में अगर सेम एनायंस है तो उसका डिफरेंस भी सेम ही आएंगे, तो ये बात को ध्यान रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग दोस्तों आगे जाएंगे और मोलर कंडक्टिविटी का जो डाइल्यूशन के साथ इफेक्ट है वो आप लोगों को बताएंगे। सुनो, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है जितना भी बात की अभी तक। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या असर आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर, देखो। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यहां से सवाल आता है, इफेक्ट ऑफ ऑन डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लेमडा एम के ऊपर बात करेंगे और कप्पा के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखें दोनों के ऊपर केस करेंगे, बात करेंगे लेमडा एम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम लोग के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो के होता है क्या, के होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब एक यूनिट वॉल्यूम की बात यहां किया जा रहा है, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। आपके पास एक सोल्यूशन है, यहां पर आप इस वेसल में सॉल्यूशन रखे हो और आप यूनिट वॉल्यूम लेके काम करो, जैसे यूनिट वॉल्यूम ये है, तो देखना पड़ेगा इस यूनिट वॉल्यूम में आप देख रहे हो पहले कि इतने सारे आयंस थे पहले, तो वो सारे आयंस के लिए जो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये आयंस के लिए है, जितने आयंस है, तो अगर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मात्रा में आयंस प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा कंडक्टेंस दिखाएंगे, कंडक्टिविटी दिखाएंगे। और अगर ये डाइल्यूशन कर दो और वही वाला वॉल्यूम ले लो तो देखोगे आप ये दूर दूर चले गए, ठीक है, वही वाला वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम को फिक्स करो, वही वाला वॉल्यूम ले लो, तो देखना है आपको कि आयंस की मात्रा कम हो गया। इसका मतलब जैसे कि आयंस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज कैरियर, तो आयंस ही नहीं रहा तो चार्ज कौन कैरी करेंगे, ठीक है, तो आयंस कम हो गया, इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन घटता है भाई, दोनों केसेस में, स्ट्रॉन्ग या तो वीक दोनों में होगा।
ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ऐसे लिख के रखो, डिक्रीजेस होता है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे तो डिक्रीज होगा। ये तो वॉल्यूम बढ़ाने से डिक्रीज होगा। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो। वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो उसका मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन घटता है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घटेगा। ये हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी में आएंगे। देखो दो केसेस में लेंगे हम लोग, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो वीक में क्या होता है, जैसे वीक है तो वीक में अगर हम बात करें कि डाइल्यूशन कर दें तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वीक जैसे नॉर्मली उतना टूटते नहीं, तो डाइल्यूशन करने से वो लोग टूटेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम डाइल्यूशन कर दें तो ये बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन, और इसका कारण क्या है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा है। पहले कम टूट रहा था, अभी ज्यादा टूट रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वहां पर क्या होगा, देखो सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ भाई सही तो लग रहा है, चलो। अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो वहां पर डाइल्यूशन अगर करेंगे तो भी बढ़ेगा भाई, लैम्डा एम बढ़ जाएगा ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में बढ़ेगा। कैसे होता है ये, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूटा हुआ है, मतलब पूरा पूरी टूट गया, 100% टूट गया। तो अगर डाइल्यूशन करेंगे तो उसके नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स्ड रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए तो नहीं बढ़ रहा है। जो कंडक्टिविटी का इंक्रीजेस हो रहा है वो तो इसके लिए नहीं है, फिर किसके लिए। तो बच्चों कंडक्टिविटी का जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर वो बेसिकली किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है कि दूर जा रहा है। डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस पहले यहां पर था, अब आयंस यहां पर हो गया, तो इन जो इंटरेक्शन है चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये घट रहा है, तो यहां पर इंटरेक्शन घट रहा है, इंटरेक्शन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। इंटरेक्शन घट रहा है डाइल्यूशन के वजह से, तो इसी वजह से वो ज्यादा फ्रीली जो है वो मूव कर पा रहे, इसी वजह से इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक मोलर कंडक्टिविटी का। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस कैसे मतलब वेरी करता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बात कर ली हम लोग, अच्छे से आप लोग लिख भी पाओगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक के ऊपर बात करेंगे, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव एक अप्रोच देने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा मेटल आयंस, कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा मास, कितने मास डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर एक चर्चा होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर और भी बात करेंगे हम लोग, जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किए, उसका एक्वास को किए, ठीक है। तो देखो ये आता है आपका, जैसे आपके पास एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और आप इसमें सिल्वर क्लोराइड या तो सिल्वर नाइट्रेट आप देके एक सॉल्यूशन बनाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसको करंट भेजो, बैटरी के साथ कनेक्ट करो, डीसी करंट आएगा और इसमें से करंट छोड़ के बाहर जाएगा। तो करंट आप भेज रहे हो, इसका मतलब है करंट, देखो एक चीज होता है करंट और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या डिफरेंस है, सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें कि करंट आई है, आई अगर करंट है और इसी करंट को जैसे मान के चलो आप स्विच ऑन करके 5 मिनट रख दिए, तो एक पर्टिकुलर करंट जाएगा वहां पर 5 एम्पियर या तो 10 एम्पियर की, तो वो जितना टाइम तक वो स्विच ऑन था उतना टाइम तक करंट चलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे कि कितने करंट गया, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ, करंट जा रहा मतलब इलेक्ट्रॉन तो पास होगा कि नहीं बताओ, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ उसके टोटल जो मेजरमेंट, तो अगर टी अगर सेकेंड में टाइम है तो अगर हम बात करें कि टोटल क्यू जो है ये आपका आई इंटू टी के साथ बराबर होगा, ठीक है। ये आई इंटू टी के साथ बराबर होगा कि नहीं बताओ। तो ये होता है करंट आई, ये होता है आपका करंट, ये कॉन्सेप्ट है, ये होता है करंट। और ये जो क्यू है ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ये होता है आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? तो लेट सपोज आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या कर रहे हो कि क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है, तो वहां पर कितने डिपॉजिट होगा। जैसे कैथोड में मान के चलो ये कैथोड है और ये एनोड है, यहां पर साइन एनोड के लिए पॉजिटिव होता है और कैथोड के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कितने डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट हो रहा है, या तो यहां से यहां पर डिपॉजिट होगा और यहां से बाहर आएंगे, एनोड से क्या होगा, कम हो जाएगा और कैथोड में जाके चीजें डिपॉजिट होगा। तो कितने डिपॉजिट होंगे, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, कैथोड में कितने डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है आप कितने टाइम से उसको में करंट भेजे जा रहे हो, इसका मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो लेट सपोज एम अमाउंट ऑफ एम या तो डब्ल्यू, ठीक है, या तो डब्ल्यू ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो ये डब्ल्यू जो है ये क्यू के साथ बराबर होगा कि नहीं बताओ। तो डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं जेड इंटू क्यू। अब जेड क्या होता है, देखो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया जेड। अगर हम बात करें कि क्यू का वैल्यू अगर 1 है, अगर 1 कूलम है, तो इसका मतलब आप 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट को भेजे तो आपके पास 1 कूलम करंट आया, आई मीन 1 कूलम जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आया। तो फिर ये जब आप देखोगे कि क्यू अगर 1 कूलम हो जा रहा है तो 1 कूलम करंट 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी भेजने पर जितना मास डिपॉजिट हो रहा है क्या है, वही आपका जेड है। ठीक है, तो वही आपका जेड है। इसका मतलब जेड जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो तो कितना डिपॉजिट हो रहा है उसके साथ ये जेड की रिलेशन बना सकते हो, डब्ल्यू समान जेड। ऐसा जेड क्या होता है, जैसे जेड आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो आप मेटल की बात करो जो आके डिपॉजिट हो रहा है वहां पर उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फेराडे। ठीक है, ये ऐसा भी आप जेड को डिफाइन कर सकते हो। तो ये हुआ। अब देखो इसको थोड़ा और एक्सपांड करो, देखो Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया कहानी, W समझ ZIT। यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो कैटायंस को रिड्यूस होने के लिए, कैटायंस को डिस्चार्ज होने के लिए, उसको न्यूट्रल में जाने के लिए यूनिट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपको अगर एक Na+ को न्यूट्रल करना है तो यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर। आप अगर एल्यूमिनियम को न्यूट्रल करना चाहते हो तो हर एक प्रत्येक एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं बताओ। समझ में आ रहा है। तो एल्यूमिनियम आयंस मान के चलो यहां पर है, तो एल्यूमिनियम यहां पर जब डिपॉजिट होगा तो वो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। यहां से जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक एल्यूमिनियम आयंस के साथ, एक मिनट देख लेते हैं, प्रत्येक एल्यूमिनियम 3+ के साथ, हाँ अभी तक तो ठीक ठाक ही है, प्रत्येक एल्यूमिनियम क्या है, प्रत्येक एल्यूमिनियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे और वो डिपॉजिट करते रहेंगे। तो देखो जब हम लोगों को ये मिला कि जब फाइनली अगर हम चेक करें कि वहां पर 23 ग्राम सोडियम मिल रहा है, तो कितना वो करंट को भेजा गया है, या तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा है वहां पर उस काम को करने के लिए। अगर हम वहां पर जाके देखें कि 108 ग्राम जो है वो सिल्वर जमा हुआ है, तो फिर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम ये देखें कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम वहां पर जमा हुआ है कैथोड में, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुआ है। तो ये सारे चर्चा इस फील्ड का है, तो आप लोगों को इसमें एक बहुत अच्छा क्लियरिटी रहना चाहिए। तो देखो अगर एक आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ऐसे 1 मोल के लिए कितना होगा बताओ। जैसे आपके पास जैसे 1 मोल सोडियम, एक्वा सोडियम है, तो उसके लिए आपको 1 मोल मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे 1 मोल के लिए होगा कितना, फॉर 1 मोल ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, Na इंटू
1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करो, एक बार फिर से लिख देते, बहुत सारे बच्चे भूल गए इसको। तो 23, चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 96500, क्योंकि छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं हम लोग। 96500 कूलम। इसको इतना बड़ा ना लिख के फेराडे के नाम के हिसाब से इसको क्या बोला जाता है, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे बच्चों क्या हुआ अभी, 156। तो समझ में आया एक फेराडे क्या होते हैं। एक फेराडे वो होते हैं अगर हम एक सोडियम प्लस मतलब एक मोल कोई भी मोनोपॉजिटिव आयंस को, कैटायंस को अगर पूरा पूरी कंप्लीट रिड्यूस करना चाहते हैं, कैथोड में जमा करना चाहते हैं, तो वहां पर एक मोल वो कैटायंस मिलेंगे, वो आयंस एक मोल मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है वो मेजर करता है आपको एक फेराडे। क्लियर हो गया कहानी, समझ में आया अच्छे से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए, इसमें कोई भी ठीक है थोड़ा सा अगर मिसकॉन्सेप्ट रहा तो आप गलत करके आ जाओगे सवाल। अब हम लोग सेकंड लॉ में आएंगे। देखो सेकंड लॉ फेराडे ने क्या बताया कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उन्होंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया और एक रिजल्ट में पहुंचे। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसे दो सेल, ऐसे पासापासी दो सेल बनाओ एडजेसेंट में। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड, यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड और यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करो, जैसे ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बाहर का बैटरी के साथ कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे सीरीज में हम दो जो है इलेक्ट्रोलाइट को जोड़, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कंटेन करते हुए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जोड़ दिए। अब यहां से सेम अमाउंट ऑफ करंट को हम भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक। तो यहाँ पर करंट जो है सेम इक्वल कर दो, सब में दोनों में एक ही करंट भेजो, दोनों में एक ही करंट भेजो, ओके। ये यहां पर से कोई दिक्कत नहीं है किसी का, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ करंट यानी कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एट द एंड ऑफ द टाइम, आप देखोगे कि दोनों में सेम कूलम, सेम फेराडे हम भेज दिए, ठीक है। सेम फेराडे भेजे, इक्वल फेराडे भेजने पर अलग अलग मेटल आयंस अलग अलग डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि अलग अलग सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हाँ, अगर आप मोनोपॉजिटिव की बात कर रहे हो तो वो अलग है, उसमें सारे मोनोपॉजिटिव अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए एक मोल करके डिपॉजिट होगा। अगर उनमें से कोई 3 पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव, तो उसके लिए फिर उस हिसाब से हिसाब करना होगा आपको। यही तो, इसी के ऊपर सवाल आते हैं। चलो, तो लेट सपोज ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है और ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बोलो कैसा लग रहा है, सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। अभी तक जो है डिजिटल बोर्ड की जमाना चल रहा है, पता है, लेकिन ये जो है ना, ये बेसिक है, ये कभी नहीं हटेगा सिस्टम से, ठीक है। जब तक दुनिया रहेंगे ये चौक, डस्टर, पेंसिल ये रहेंगे, सिक्का जब तक है, मतलब, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस अभी भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिजिटल होने पर बच्चे पूरा डिजिटल बोर्ड ही पसंद करने लग गए। हाँ, अच्छा है कि पूरा चीजें डेकोरेट करके लाते हैं और डिजिटली दिखते हैं, अच्छा दिखता है सारा चीज, लेकिन अगर आपको सही चीज सीखना है तो वहां पर ये भी कर सकता है। ये सिंपल एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर के साथ कोई भी बंदा खड़ा होकर पढ़ा रहा है, तो वहां पर से आप लोग बहुत सारी चीज सीख सकते हो। बस सीखने की मन चाहिए, इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज होता है। नहीं तो बहुत सारे पीडीएफ लेके आ जाएंगे, ऐसे भर भर के ऐसे स्लाइड चेंज करेंगे, वही तो हो रहा है ना आजकल नाटक, ठीक है। भर भर के लिख रहा है तो उसमें टीचर को पढ़ाने में भी आसान हो गया। चलो भाई देख लो बच्चों, ये होता है ये, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं भाई। ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल में हम देखे हैं कि यही कहानी चलता है, स्लाइड लेके आते हैं, ठीक है, सर मैडम लोग, और बस स्लाइड दिखा देते, बच्चे लोग खुश, भाई इतना अच्छा एकदम कलरफुल स्लाइड, हाँ इक्वेशंस बड़े पड़े हैं एकदम, इक्वेशन इतने सारे चीज, और आते हैं भाई बच्चों ये क्या है, देखो ये तो है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अरे अच्छा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं भाई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज आप लोग पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ की चिंता मत करो, पीडीएफ भेज देंगे बस। तो ऐसे चलता है भाई, और बच्चे अल्टीमेटली क्या होते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। तो बेसिक से बच्चों को बताना होगा। आप अगर डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा एकदम क्लियर स्लाइड लेके आओ, फिर एक एक चीज को बच्चों के सामने लिखो, फिर देखो उसमें उन लोगों का फोकस रहेगा। अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड फूड है सारा चीज एकदम, तो क्या होगा, आप घर में हम लोग खाना बनाते हैं डेली, क्या करते हैं, सब्जी काटा जाता है, एक प्रोसेस होता है सबका, फिर अल्टीमेटली एक अच्छा टेस्टी एक डिलीशियस फूड आइटम बनता है। अगर उस फूड आइटम को बाहर से मंगाओ, डेली मंगाओ, तो क्या होगा, सेहत के लिए भी खराब है और आपका बहुत पैसा भी खर्चा होगा। तो यही होता है, बच्चों के सामने पूरा प्रिपेयर्ड फूड रखा जाता है, फूड को कैसे बना रहे हैं,
फूड में क्या क्या मटेरियल्स है, कैसे आ रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट, वो बताओ, सही रहेगा। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा बात कर ली हम लोग। अभी जो फैराडे के सेकंड लॉ में आ रहे हैं बच्चों, ये क्या है, दोनों इस साइड एक सिल्वर नाइट्रेट है, इस साइड कॉपर सल्फेट है। अब देखो यहां पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, करंट भेजे जा रहा है तो सिल्वर डिपॉजिट होगा और यहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा कि नहीं बताओ। यहां पर ये जो कैथोड है ना, माइनस मतलब कैथोड हो, तो यहां पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया और यहां पर क्या है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये कैमरा को लेके थोड़ा इशू चल रहा है तो इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है भाई, सही चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है इसमें। तो क्या है कि यहां पर हम लोग क्या किए, कॉपर डिपॉजिट होगा, यहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा और यहां पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, यहां पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ एक रिलेशन बनाएंगे कि इसका रेशियो अगर लेंगे कि कितने मास डिपॉजिट हुआ। देखो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है, ये होता है इजिकल्स टू, देखो ये जो सिल्वर है ना, इसका इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास के ऊपर इसका बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग इसको हटा देते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय कॉपर का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, बस ये होता है आपका फैराडे का सेकंड लॉ। समझ में आ गया। अब क्या करना है, आप ये सारा चीज मान के चलो गिवन है, आपको ये बताना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले, कॉपर का जैसे आपका 63.5 होता है एटॉमिक मास, तो जैसे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए, जैसे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कॉपर, तो इसके लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए रिड्यूस होने के लिए, जैसे न्यूट्रल होने के लिए कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो 2 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाता है आपका इक्विवेलेंट मास। जैसे जो मोनोपॉजिटिव होता है, तो वहां पर मोनोपॉजिटिव के लिए क्या होता है, जितना उसका मतलब एटॉमिक मास होता है वही होता है उसका इक्विवेलेंट मास भी। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब हम लोग ना जाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। लिखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा। तो लेट्स सपोज हम पहले सोडियम क्लोराइड को लेके काम कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड को आप 2 तरीके से उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। एक तो सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन ले लो, इसका मतलब है आप इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन के हिसाब से भी ले सकते हो क्योंकि मोल्टेन में भी वो लोग आयंस बनाते हैं। और एक काम कर लो कि उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लो, एक्वा सॉल्यूशन में भी वो लोग आयंस बना लेते हैं। तो मोल्टेन में लेंगे और एक होगा एक्वस में, ठीक है। यहां पर एक सेल आप बना लो, ये एनोड बना लो और ये कैथोड बना लो। तो NaCl अगर मोल्टेन रहा तो पूरा मोल्टेन में क्या रहेंगे, सब Na+ और Cl- ही रहेंगे, बस सिर्फ Na+ और Cl- ही रहेंगे। अब देखो Na+ और Cl- ही रहेंगे यहां पर। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, देखो 2 रिएक्शन होता है, एक होता है रिएक्शन एट एनोड, एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होगा यहां पर ऑक्सीडेशन, और एक होता है आपका रिएक्शन एट कैथोड। यहां पर होता है रिडक्शन। देखो जब हम लोग यहां पर करंट भेजते हैं ना, तो ये आयंस के बीच में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट होता है Na+ कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। Cl- इधर आ जाता है एनोड की तरफ। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपका Cl- इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे और न्यूट्रल होगा, ये होता है आपका प्राइमरी चेंज। फिर सेकेंडरी चेंज में क्या होगा, 2 Cl एटॉम कनेक्ट होकर Cl2 गैस बना लेंगे और यही जो है प्रोडक्ट निकलेंगे कहां से, एनोड से। तो एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, जब NaCl मोल्टेन को लेके काम करोगे आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो Cl2 होगा। अब देखो यहां पर रिडक्शन कैथोड में क्या हो रहा है, सोडियम प्लस Na+ एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और सोडियम बना रहा है,
गॉट इट। तो रिडक्शन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये कहानी यहां पर रहा है कैथोड, तो कैथोड का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, एनोड का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, समझ में आया। अब एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे आयंस रहेंगे। देखो अगर हम H प्लस OH माइनस को भी मान ले, यहां पर मानना पड़ेगा आपको, जैसे कि यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है तो Na प्लस भी रहेगा, Cl माइनस भी रहेगा, H प्लस भी रहेगा, OH माइनस भी रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले इजी तरीके से समझ ले, फिर वाटर को लेके हम लोग कैसे समझाएंगे आप लोगों को देखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके भी यह चीज समझाया जा जाता है, ठीक है। देखो तो अगर हम बात करें Na प्लस H प्लस, अब बोलो जब एनोड की बारी आएगा, या तो पहले कैथोड की कर लो। कैथोड में अगर हम बात करें रिएक्शन की तो दोनों चीज रेडी है जाने के लिए, एक तो सोल्यूशन में Na प्लस भी है और H प्लस भी है। अब बताओ कि कौन जाएंगे वहां पर और रिडक्शन होगा। तो देखो बच्चों, जहां पर डिपोजिशन पोटेंशियल कम होता है उसको हम लोग लेते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि उसको वहां पर रिड्यूस होने के लिए सोडियम को बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब इसका डिपोजिशन पोटेंशियल हाई है और H प्लस का डिपोजिशन पोटेंशियल कम है। तो जिसका पोटेंशियल डिपोजिशन पोटेंशियल लोअर होता है तो ये H प्लस के लिए लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल, लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल है कि नहीं, लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल, ठीक है, लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल H प्लस, इसलिए H प्लस जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करने के बाद H2 जो है वहां पर प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये प्राइमरी चेंज हुआ, यहां पर H लिखा, H एटम बना, न्यूट्रल स्पेसिस। अब ये दो H क्या होगा, ज्वाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 गैस। फिर अगर हम एक्वा सॉल्यूशन को लेके काम करें तो H2 मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर देखो, अगर हम इसमें बात करें एनोड में तो दो चीज जा सकता है, एक तो Cl माइनस और एक होता है OH माइनस। अब क्या है कि ये जो लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल किसका है, Cl का है, तो Cl जाएंगे यहां पर। लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल किसका है, Cl है, Cl का, तो Cl जाएंगे और यही वाला कहानी वहां पर भी बनेगा। यानी कि जब एक्वा सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं तो एनोड और कैथोड में क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बताओ। कैथोड में आपका H2 मिल रहा है और एनोड में Cl2 गैस मिल रहा है। ये जो H2 है ये कैथोड का प्रोडक्ट है, ये जो Cl2 है एनोड का प्रोडक्ट है। और अगर मोल्टन की बात करें तो आपको एनोड में क्या मिल रहा है, एनोड में आपको Cl2 गैस मिल रहा है और कैथोड में आपको क्या मिल रहा है ना, सोडियम मिल रहा है, ये आपको कैथोड में मिलेगा। तो ये क्या प्रोडक्ट दे रही है, डिपेंड कर रहे क्या आयंस वहां पर कंपटीशन में है और कौन आयंस आगे जाके मतलब पहले जाके वहां पर रिड्यूस हो रहा है या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये डिपेंड करते हैं यहाँ पर उसका पोटेंशियल के ऊपर, डिपोजिशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ये वाला तो एक बहुत इजी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बेस करके इसको समझाया जाए तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बेस करके अगर हम समझाएं आपको तो ये चीज होता है कि मान के चलो आपके पास है क्लोरीन, और आप दो चीज ले सकते हो, एक होता है क्लोरीन और देखो ये दो रिएक्शंस यहां पर हो सकता है एनोड में। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, यहां पर एनोड की जो विक्रिया कर रहे हैं दो चीज हो रहा है, एक Cl हो रहा है और एक वाटर को लेके आपको करना होगा। तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होके Cl2 बना रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हो रहा है। अब वाटर जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके क्या कर रहा है बताओ, वाटर जो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं। O2 बनाने के बाद और क्या बनाएंगे बताओ, O2 बनाने के बाद ये बनाएंगे, बोलो O2 को बनाने के बाद क्या बनाएंगे, H प्लस बनाएंगे क्या, O2 बनाने के बाद ये आपको ऑक्सीजन बनाएंगे कि नहीं बताओ, ऑक्सीजन बनाएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर H प्लस। तो अगर बात करें तो दो ले लो, 4H प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहां पर ये दो रिएक्शंस होगा एनोड में। अगर हम एक्वस चीज ले, अब इसका लिखना है आप लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Cl माइनस Cl स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cl2 हाफ Cl2 से लेके Cl माइनस, ये इसका एक वैल्यू लेगा, और आप वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों वैल्यू आपके पास है, अगर दोनों वैल्यू आपके पास है, एक है आपका -1.36 वोल्ट और एक आपका 1.23 वोल्ट। आप देखो, आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये रिडक्शन फॉर्मेट में, ध्यान रखना रिडक्शन फॉर्मेट में, तो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में हम लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दोनों अपोजिट कर दो, बस अपोजिट कर देना है। अपोजिट करने से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू से क्या लग रहा है, वैल्यू से क्या लग रहा है बताओ, कौन
पहले जाएंगे। वैल्यू से क्या लग रहा है, किसका वैल्यू ज्यादा है? 1.36 ज्यादा है या तो आपका 1.23 ज्यादा है? रिडक्शन फॉर्मेट में लिखा है ये दोनों, ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों में से पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका। ये ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएंगे। जस्ट एक मिनट, देखो थोड़ा सा करेक्शन कर लो यहां पर, ये दोनों हम लोग रिडक्शन फॉर्मेट में नहीं, ऑक्सीडेशन वैल्यू है ये लोग, बस आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना यहां पर। ये ऑक्सीडेशन लिख दो, ये ऑक्सीडेशन के लिए है और ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। ये है आपका Cl2 सिस्टम के लिए, Cl2Cl-, और ये वाटर सिस्टम के लिए, वाटर टू ऑक्सीजन। ओके, तो देखो इन दोनों में से आपको वैल्यू अगर देखोगे तो वाटर में वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं, माइनस है मतलब ज्यादा है, -1.23 ज्यादा है कि नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो -1.2 ज्यादा है, इसका मतलब ये पहले जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे और ऑक्सीजन मिलेंगे, यानी कि ये कहानी बनेगा वहां पर से, ये बनेगा मतलब बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। लेकिन क्या ये बनता है, क्या फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं? यहां पर देखो एक्वस सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, Cl2 लिखते हैं कि नहीं बताओ? तो ये क्यों नहीं होता? फिर ये क्यों नहीं होता? तो इसका इजीली आपको समझा दे कि डेपोजिशन पोटेंशियल ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वो कैसे, क्यों, रूट में जाओ, थोड़ा बेसिक में चलो। ये इसलिए ऐसे होता है कि जब ऑक्सीजन यहां पर बनता है तो यहां पर एक्चुअली जब वाटर को ऑक्सीजन में बदलना होता है तो इसके लिए चाहिए आपको ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? H2O को ऑक्सीजन में बदलने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा वोल्टेज, हायर वोल्टेज, थोड़ा ग्रेटर वोल्टेज चाहिए, तो इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज की वजह से ऑक्सीजन यहां पर नहीं बन पाते, फिर क्या होता है, एनोड से Cl2 गैस मिलते, ये होता है कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, और अगर सोडियम H+ का भी कहानी बता देते हैं। देखो सोडियम और H+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे समझोगे आप, जैसे E0 रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे दोनों का, Na+ कौन सा रिएक्शन के लिए है, ये Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स Na हो रहे हैं, और यहां पर हो रहा है आपका वाटर H2O इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बनाएगा बताओ, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन और OH-, ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन OH- बनाएगा। तो देखो इसमें वैल्यू देखो, -1 का होता है -2.71 और एक का वैल्यू होता है आपका 0.83, 0.83। अब बताओ दोनों में कौन सा वैल्यू जो है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए वाटर क्या करेंगे, वहां पर वाटर से हाइड्रोजन मिलेगा, यानी कि H2 गैस मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन का अगर बात करें, ठीक है, H2 गैस मिलेंगे, यहां पर H2 गैस मिलेंगे, ठीक है, H2 गैस, और यहां OH- हो जाता है। आप ऐसे कर सकते हो, 2H हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो रिडक्शन समझ में आया कहानी? इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस करके समझ रहे हैं, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे लॉ, फेराडे 1, फेराडे 2, ये सारे चीज बता दिए। फिर पोटेंशियल, डेपोजिशन पोटेंशियल के ऊपर बेस करके कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ ये एनोड प्रोडक्ट है, ये कैथोड प्रोडक्ट है। अगर मोल्टेन NaCl का लेंगे तो वहां पर आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे, एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पर अगर एक्वस लेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जितना भी रट्टा मारो इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जाम में आइदर एग्जाम तक भूल जाओगे या तो एक गलत लिख के आओगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, कौन आगे जा रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, आयंस के क्या क्या सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, फेराडे लॉ का बेसिक चीज क्या है, हाँ, करंट और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, कैसे हम वो डिपॉजिट कितना हो रहा है मास उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैसे सीरीज में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ज्वाइन करके कितना मास डिपॉजिट हुआ अगर 2 मेटल सॉल्यूशन वहां पर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड है सीरीज में, तो वहां पर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि
इक्विवेलेंट मास क्या होता है, या तो कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट है भाई, अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे कि ड्राई सेल और लेड स्टोरेज सेल, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके बाद कोरोशन जो कि एक इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस है, उसको समझाएंगे कि क्या रिएक्शंस होते हैं। और लेड स्टोरेज सेल फिर आपको उसमें बताएंगे, मरकरी सेल को बताएंगे, फिर ड्राई सेल के ऊपर जितने भी रिएक्शंस है वो सारे बताएंगे। तो और एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा जो भी लेफ्ट पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है, वो समझाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऐसे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। सॉल्यूशन का हालांकि एक वीडियो आप लोगों को डाल दिए हैं और उसका और एक वीडियो में बाकी सारी चीज बता देंगे। ऐसे करके आपको एग्जाम तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चों न्यू हो यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ जाओ एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, टेल देम अबाउट दिस चैनल कि क्या है इसमें, और आप थोड़ा रिसर्च करके देखो कि चैनल में जो भी काम किया जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बताओ कि वीडियो में और क्या क्या कुछ इंफॉर्मेशन डाला जाए, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे होंगे। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।